लाया मुझे बताइए लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ा था बेटा हमने? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर लास्ट टाइम आपने हमें मास ऑफ अर्थ तक पढ़ाया था और वॉल्यूम ऑफ अर्थ की हेडिंग डलवाई थी। जज़ाकल्लाह। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक हमने पढ़ा था मास ऑफ अर्थ, और वॉल्यूम ऑफ अर्थ की मैंने हेडिंग डलवा दी थी आपको, बट वी हैव नॉट डन इट। तो हम करते हैं वो काम स्टार्ट। हम निकालना चाहते हैं आज की क्लास में वॉल्यूम ऑफ अर्थ। याद रखिएगा, अगर मुझे अर्थ का वॉल्यूम निकालना है तो मुझे अर्थ को कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। नॉर्मली अर्थ को कंसीडर किया जाता है एक परफेक्ट स्फीयर। तो हम अगर अर्थ को एक परफेक्ट स्फीयर कंसीडर कर लें, if a perfect sphere is considered as earth, अगर हम अर्थ को एक परफेक्ट स्फीयर कंसीडर कर लेते, मैंने अर्थ को एक परफेक्ट स्फीयर कंसीडर कर लिया, मैंने कंसीडर कर लिया कि मेरे पास अर्थ जो है वो एक परफेक्ट स्फीयर है। तो इसका मतलब जिस फॉर्मूले से हमारे पास स्फीयर का वॉल्यूम निकलता है, उसी फॉर्मूले से अर्थ का वॉल्यूम भी निकल जाएगा। जिस फॉर्मूले से हमारे पास स्फीयर का वॉल्यूम निकलता है, उसी फॉर्मूले से हमारे पास अर्थ का वॉल्यूम भी निकल जाएगा। और उसका फॉर्मूला होता है V is equal to 4/3 pi r cube। V is equal to 4/3 pi r cube। अगर आपसे कोई पूछेगा कि V is equals to 4/3 pi r cube क्या है, तो आपने बोलना है दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला है, और स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास 4/3 pi r cube के बराबर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप किसका वॉल्यूम निकालना है, तो आप बोलेंगे अर्थ का। तो अगर अर्थ का वॉल्यूम निकालना है तो रेडियस भी अर्थ का आएगा। इसका मतलब जहाँ पे r है वहाँ पे r के बजाय r ही आ जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी v is equals to 4/3 pi, और जहाँ r था वहाँ पे आ गया r ही। अगर r के ऊपर क्यूब है तो r ही के ऊपर भी क्यूब आएगा, और इक्वेशन बन गई 4/3 pi r e क्यूब। जहाँ पे r था वहाँ पे r ही आया, और r की जगह पे आ गया r का क्यूब। अभी वैल्यू उठाइए और इसमें पुट कर दीजिए। v एज इट इज रहा, 4/3 ऐसी रहा, pi का मतलब 3.142 ऐसी रहा, और जहाँ पे r है वहाँ r की जगह पे इसकी वैल्यू आ गई 6.38 एक्सपोनेंट 6। अगर r के ऊपर क्यूब है तो इसकी वैल्यू के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा। r कांस्टेंट है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। अगर r कांस्टेंट है तो इसका मतलब r की वैल्यू होती है हमारे पास कितनी, 6.38 एक्सपोनेंट 6। अगर r के ऊपर क्यूब है तो इसकी वैल्यू के ऊपर भी हमने क्या अप्लाई कर दिया, क्यूब। एग्जामिनर को पता है कि आपको आंसर याद है, और आपको भी पता है कि आपको आंसर याद है। जब इस पूरे फैक्टर को सॉल्व किया तो हमें एक आंसर मिला, और हमें आंसर मिला 1.088 एक्सपोनेंट 21 मीटर क्यूब। 1.088 एक्सपोनेंट 21 मीटर क्यूब। 1.088 एक्सपोनेंट 21 मीटर क्यूब। ये मेरे पास आया वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अर्थ का वॉल्यूम मेरे पास जो बराबर आया वो बराबर आया 1.088 एक्सपोनेंट 21 मीटर क्यूब के बराबर। अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ मुझे मिल चुका है, अब मुझे मालूम करनी है डेंसिटी ऑफ अर्थ। वॉल्यूम ऑफ अर्थ मुझे मिल चुका है, अब मुझे मालूम करनी है डेंसिटी ऑफ अर्थ। अब हम अर्थ की डेंसिटी मालूम करना चाहते हैं। अर्थ की डेंसिटी को डिनोट करते हैं एक ग्रीक लेटर से, और वो ग्रीक लेटर कहलाता है रो, और रो को ऐसे बनाते हैं।
इसको पढ़ते हैं RHO रो, इसको पढ़ते हैं RHO रो, और रो को इस तरीके से बनाते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये रो है और रो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। जब भी आप मास और वॉल्यूम को कर देते हैं डिवाइड, तो रिजल्ट में आपको मिलती है डेंसिटी। डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि अगर आप मालूम करने जा रहे हैं डेंसिटी, और डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर है, तो आप डेंसिटी किसी और चीज की मालूम करने नहीं जा रहे, डेंसिटी आप अर्थ की मालूम करने जा रहे हैं, जिसकी मास भी अर्थ का आएगा और वॉल्यूम भी अर्थ का आएगा। जहां अर्थ का मास आएगा तो वहां अर्थ की मास की जगह पे आएगा me, और जहां अर्थ का वॉल्यूम आएगा वहां पे अर्थ के वॉल्यूम की जगह पे आ गया ve। तो आपके पास अर्थ का मास कितना है me, और आपके पास अर्थ का वॉल्यूम कितना है ve। तो डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया me अपॉन ve। डेंसिटी बराबर होगी मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैंने आपके पास ऊपर मास की वैल्यू लिख दी, कल हमने मास निकाला था, मास की वैल्यू आई थी 6 एक्सपोनेंट 24 kg। कल हमने मास ऑफ अर्थ निकाला था, उसकी वैल्यू आई थी 6 एक्सपोनेंट 24 kg। और आज आपने निकाला वॉल्यूम ऑफ अर्थ, आज आपने निकाला वॉल्यूम ऑफ अर्थ, और वॉल्यूम ऑफ अर्थ की वैल्यू मिली आपको 1.088 एक्सपोनेंट 21 मीटर क्यूब। 1.088 एक्सपोनेंट 21 मीटर क्यूब। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आंसर मिलेगा 5.5 एक्सपोनेंट 3। जब इनको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आपको आंसर मिलेगा 5.5 एक्सपोनेंट 3। दिस इज द सिंबल फॉर डेंसिटी। ये सिंबल डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डेंसिटी का सिंबल है, और डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। और जब 6 एक्सपोनेंट 24 को 1.088 एक्सपोनेंट 21 से डिवाइड किया तो आंसर मिला 5.5 एक्सपोनेंट 3। ऊपर लिखा हुआ है किलोग्राम, तो हमने लिखा हुआ है किलोग्राम, नीचे लिखा हुआ है मीटर क्यूब, तो डेंसिटी का यूनिट बना किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी को हमने मेजर किया किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, डेंसिटी को हमने मेजर किया किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। ये सारे कांस्टेंट्स हैं कि आपको एमसीक्यूज के लिए याद होने चाहिए कि आपके पास जो अर्थ है उसका वॉल्यूम कितना है, और जो अर्थ है उसकी डेंसिटी कितनी है। तो वॉल्यूम है 1.088 एक्सपोनेंट 21 मीटर क्यूब, और डेंसिटी है 5.5 एक्सपोनेंट 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये बात यहाँ पे हमने इसकी गणित जो हमें समझ में आई। अब मुझे आपको कराना है एक टॉपिक जिसका नाम है मास ऑफ सन। वैसे तो मास ऑफ सन की डेरिवेशन है टोटल 5 मिनट की। अगर हम 5 मिनट यूटिलाइज कर देंगे तो मास ऑफ सन हमारी फिंगर टिप्स पे आ जाएगा और हम उसको आसानी परफॉर्म कर लेंगे। लेकिन मास ऑफ सन के अंदर कुछ ऐसी चीजें आएंगी जिनका बैकग्राउंड बनाना मेरे लिए बहुत जरूरी है ताकि आप मेरा ब्रेन वॉश ना करें। मास ऑफ सन में सबसे पहली चीज जो आएगी वो आपके पास आएगा, बैकग्राउंड बना है मास ऑफ सन का। मास ऑफ सन का बैकग्राउंड बना रहे हैं, मास ऑफ सन का बैकग्राउंड बना रहे हैं, ठीक है। तो हमें मास ऑफ सन का बैकग्राउंड बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास चीज आती है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं AC से, और उसका फॉर्मूला होता है v²/r। इसको हम सब मैट्रिक में पढ़कर आए हैं। अगर आपने इसको मैट्रिक में नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लें, इसको हम सब मैट्रिक में पढ़कर आए। मैंने कहा अगर आपने मैट्रिक में नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लें। मैंने कहा इसको हम सब मैट्रिक में पढ़कर आए, अगर आपने इसको मैट्रिक में नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लें। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं AC से, और AC का फॉर्मूला होता है v²/r। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय AC, और उसका फॉर्मूला होता है v²/r। आज की क्लास में मुझे सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का आपको एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ाना है। आज की क्लास में मुझे आपको सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ाना है। आज की क्लास में मुझे आपको सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ाना है। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है v का मतलब होता है स्पीड। यहाँ पे लिखा हुआ है v का मतलब होता है स्पीड, और स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे लिखा हुआ है v का मतलब होता है स्पीड, और स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है v का मतलब होता है स्पीड, और स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। जब भी डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया जाता है, जब भी डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया जाता है, तो
हमें पता चलती है स्पीड। जब भी डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया जाता है तो हमें पता चलती है स्पीड। AC बराबर है v स्क्वायर अपॉन r, v बराबर होता है किसके, s/t के। अब और से सुनिएगा, जब मास ऑफ सन हम निकालेंगे तो उसमें सर्कुलर मोशन होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद था पॉइंट ए पर, और ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमा और घूमने के बाद दोबारा वापस पॉइंट ए पर आया। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो याद रखिएगा अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर था और ये घूम कर वापस पॉइंट ए पर आया, यानी कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू किया, करते 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 ये ऑब्जेक्ट आपके पास वापस पॉइंट ए पर आया। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो सर्कल की सरकमफेरेंस के बराबर होगा। ये सर्कल का सरकमफेरेंस, और सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r के बराबर। सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r के बराबर। व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर होगा, और सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई r के बराबर है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक पार्क है और मैं आपसे कहूं कि यू आर वॉकिंग, आप यहाँ पे खड़े हुए और आप चलना शुरू हुआ, आप यहाँ पहुंचे, मैं आपसे कहूं कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप कहेंगे मैंने डिस्टेंस इसकी गोलाई के बराबर कवर किया। ये जितना गोल है मैंने इतना कवर किया। इस गोल को इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो अगर एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर था, घूम के वापस पॉइंट ए पर आया, तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो सरकमफेरेंस के बराबर किया, व्हिच इज नथिंग बट 2 पाई r। एक बात जो मैं आपको बोल रहा हूं सुनिएगा, अगर एक बॉडी पॉइंट ए पर थी, अगर एक बॉडी पॉइंट ए पर थी और वो घूमकर वापस पॉइंट ए पर आई, अगर एक बॉडी पॉइंट ए पर थी वो घूमकर वापस पॉइंट ए पर आई, आखिरी बार मानकर घुमाना उसकी बातें घुमाऊंगा, अगर एक बॉडी पॉइंट ए पर थी वो घूम के वापस पॉइंट ए पर आई, तो इसका मतलब उसने कंप्लीट की वन रोटेशन, और वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है, और टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। वन रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है, और टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे था, घूम के वापस पॉइंट ए पर आया, जिसका मतलब ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया। जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से घूम के वापस पॉइंट ए पर आएगा तो वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो उसके सरकमफेरेंस के बराबर होगा, और सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r, और उसको जो टाइम लगेगा वो एक रोटेशन का टाइम पीरियड कहलाएगा, तो t कैपिटल T के बराबर होगा। अब ये दोनों वैल्यूज उठाइए और यहाँ पुट कर दीजिए। ये बैकग्राउंड बनवा रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, बैकग्राउंड बनवा दूंगा तो मेरी लाइफ आसान हो जाएगी, मेरे लिए पढ़ाना आसान हो जाएगा, इसको पढ़ाते कैसे। अब मैंने s और t की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी। s की जगह पे आ गया 2 पाई r, चेक करें, s की जगह पर आ गया 2 पाई r, s की जगह पे 2 पाई r आ गया, और स्मॉल t की जगह कैपिटल T, स्मॉल t की जगह कैपिटल T। v के अंदर वैल्यू पुट करी, जहां s का मान 2 पाई r आ गया, जहां स्मॉल t का मान कैपिटल T आ गया। अब यहां देखिए, यहां v पे स्क्वायर है, नजर आ रहा है, यहां v पे क्या है, स्क्वायर, v पे क्या मौजूद है, स्क्वायर। तो मैं भी यहां पे कर दूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर आपसे कोई बोले आप इस पे स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि इसके स्क्वायर मौजूद है, तो मैंने यहां पे कर दी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब मैं इसके ऊपर स्क्वायर करूंगा तो v के ऊपर v स्क्वायर आएगा, और 2 पाई r अपॉन t के ऊपर v स्क्वायर आएगा। v के ऊपर v स्क्वायर आ गया और 2 पाई r अपॉन t के ऊपर v स्क्वायर आ गया। लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है v, जब मैं v के ऊपर स्क्वायर अप्लाई करूंगा तो सिंपल ये बन जाएगा v स्क्वायर, जबकि राइट साइड पे जो स्क्वायर है ये अंदर हर टर्म पे अलग-अलग अप्लाई होगा। तो पहले ये स्क्वायर 2 पे अप्लाई होगा, 2 टू द 4, फिर पाई पे अप्लाई होगा पाई स्क्वायर, फिर r पे अप्लाई होगा r स्क्वायर, फिर t पे अप्लाई होगा t स्क्वायर। तो v स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर बनी, 4। v स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर बनी, ये आपके पास बराबर आई किसके, 4। साथ में मौजूद है कौन, पाई स्क्वायर, r स्क्वायर, और नीचे आपके पास कौन मौजूद है, नीचे मौजूद है आपके पास t स्क्वायर। तो v स्क्वायर की वैल्यू 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर के बराबर मिली। अब ये v स्क्वायर की वैल्यू को उठाएंगे
और v स्क्वायर की जगह पे पुट कर देंगे तो आपको AC का दूसरा फॉर्मूला मिल जाएगा। इस v स्क्वायर की वैल्यू को उठाएं, आई रिपीट, लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, उसकी बातें करूंगा। इस v स्क्वायर की वैल्यू को उठाएं और v स्क्वायर की जगह पे पुट कर दें, तो मैंने यहाँ पे लिखा AC बराबर है v स्क्वायर अपॉन r। AC का मतलब सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, ये बराबर है v स्क्वायर अपॉन r के। AC का मतलब है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन और ये बराबर है v स्क्वायर अपॉन r के। अब इस v स्क्वायर की वैल्यू को v स्क्वायर की जगह पुट कर दें, तो मैंने इस v स्क्वायर को v स्क्वायर की जगह पुट किया। v स्क्वायर की जगह जब आपके पास क्या 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, v स्क्वायर की जगह पर पूरी वैल्यू आ गई, v स्क्वायर की जगह पर इसकी वैल्यू आ गई 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, और नीचे क्या मौजूद है r, तो यहाँ पे नीचे मैंने लिख दिया r, नीचे r मौजूद है, नीचे मौजूद है r तो मैंने नीचे r लिख दिया। v स्क्वायर की जगह पे v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, और नीचे मौजूद है r तो मैंने r लिख दिया। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो इसके नीचे 1 है। अगर सिंपल 5 लिखा होता है इसका मतलब होता है 5 अपॉन 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 की इंपॉर्टेंस नहीं होती, सिंपल हम 5 लिखते हैं, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1। अब ये भी फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है, जब दो फ्रैक्शंस डिवाइड होते हैं तो ऊपर वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब दो फ्रैक्शंस डिवाइड होते हैं तो ऊपर वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब दो फ्रैक्शंस डिवाइड होते हैं तो ऊपर वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर वाला लिखा हुआ है 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, जबकि नीचे वाला फ्रैक्शन हो जाता है रेसिप्रोकल, तो अगर ये r अपॉन 1 है तो इसको पलटने के लिए बन जाएगा 1 अपॉन r। यार अपॉन 1 है, इसको पलटा तो मैंने क्या बन गया 1 अपॉन r। यार अपॉन 1 था, जब इसको मैंने पलटा तो पलटने के बाद ये बन गया 1 अपॉन r। अब नीचे वाले एक r से ऊपर वाला एक r कैंसिल, नीचे वाले एक r से ऊपर वाला एक r कैंसिल, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्मूला मिला 4 पाई स्क्वायर, ऊपर 2 r थी तो एक r बच जाएगा, ऊपर बचा r और नीचे मौजूद है t स्क्वायर। दिस इज द सेकंड फॉर्मूला फॉर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो मुझे आज इस्तेमाल करना होगा मास ऑफ सन में। तो मास ऑफ सन में सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, मास ऑफ सन में सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, AC बराबर 4 पाई स्क्वायर r अपॉन t स्क्वायर, AC बराबर 4 पाई स्क्वायर r अपॉन t स्क्वायर। मास ऑफ सन में सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, फॉर्मूला आपके पास होगा AC बराबर 4 पाई स्क्वायर r अपॉन t स्क्वायर। कुछ बच्चों के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल नहीं बने हुए होते, वो कॉन्सेप्ट्स बनाने की जरूरत होती है, इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स बनाऊंगा नहीं जब तक, उस वक्त तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ये बात ध्यान में रखिएगा कि क्या बात हो रही है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव करवाया, उसको मैंने बता दिया वो किस तरीके से आया और उस पर आपने कौन कौन सी तरीके से वर्किंग अप्लाई करी है। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है और वो कॉन्सेप्ट आता है सेंटीमीटर फोर्स का। सुनिएगा जरा गौर से, कॉन्सेप्ट आता है सेंटीमीटर फोर्स का। एक जुमला अभी से बता रहा हूँ, सुनने इसको, बार बार नहीं बताऊंगा, एक आखिरी बार बता रहा हूँ। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसके अंदर सेंटीमीटर फोर्स की रेट होती है। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसके अंदर सेंटीमीटर फोर्स प्रोड्यूस होगी। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसके अंदर सेंटीमीटर फोर्स प्रोड्यूस होगी। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसके अंदर सेंटीमीटर फोर्स प्रोड्यूस होगी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि उसमें कौन सी फोर्स प्रोड्यूस होगी तो आपने बोलना है सेंटीमीटर। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसके अंदर सेंटीमीटर फोर्स प्रोड्यूस होती है, तो वहां पे आपके पास सेंटीमीटर फोर्स प्रोड्यूस होगी। याद रखिएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है
तो सेंटीमीटर फोर्स होती है जो सर्कल के सेंटर की तरफ लगती है, विच इज एफ सी। सेंटीमीटर फोर्स को हम आम जबान में नाम देते हैं एफ सी, और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी होता है जो सर्कल के सेंटर की तरफ लगता है, उसको हम बोलते हैं एसी। सेंटीमीटर फोर्स को नाम दिया एफसी, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को नाम दिया एसी। आप अच्छी तरह एक बात जानते हैं क्या, कि हमने न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, और न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि F इज इक्वल्स टू ma। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि F इज इक्वल्स टू ma, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में है तो फोर्स भी सर्कुलर पाथ की आएगी और एक्सेलरेशन भी सर्कुलर पाथ का आएगा। अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो फोर्स भी सर्कुलर पाथ की आएगी और एक्सेलरेशन भी सर्कुलर पाथ का आएगा। तो जहां F है वहां पे आ जाएगा FC, और जहां A है वहां पे आ जाएगा AC। तो FC का फॉर्मूला क्या बना, MAC। ये फॉर्मूला होगा सेंटीमीटर एक्स फोर्स निकालने का। सेंटीमीटर फोर्स बराबर होगी FC इज इक्वल्स टू MAC। सेंटीमीटर फोर्स बराबर होगी यहाँ पे FC इज इक्वल्स टू MAC। सेंटीमीटर फोर्स यहाँ पे बराबर होगी FC इज इक्वल्स टू MAC। ये सारी बातें मास ऑफ सन में आने वाली हैं। जब जब मैंने जिस क्लास में टॉपिक पढ़ाया है तो पहले मैंने बैकग्राउंड बनाया, तो उसमें मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला बनता है F इज इक्वल्स टू MA। तो whenever an object moves in a circular path, तो जो फोर्स होगी वो FC के बराबर होगी और एक्सेलरेशन सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो इसलिए FC जो है वो MAC के बराबर आएगा, एंड दैट इज द फॉर्मूला फॉर सेंटीमीटर फोर्स। यानी सेंटीमीटर फोर्स के फॉर्मूला देखा कि FC बराबर है किसकी, MAC के। अब अगर मैं आपसे कुछ बोलूं, जो मैं आपसे कितनी सारी बातें कर रहा हूँ, कुछ बातें मैंने कहा ना बहुत सारे बच्चों को बतानी बहुत जरूरी है, जस्ट फॉर द कांसेप्ट्स। याद रखिएगा सेंटीमीटर फोर्स खुद क्रिएट नहीं होती, इट इज नॉट सेल्फ क्रिएटेड। बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है, सेंटीमीटर फोर्स खुद क्रिएट नहीं होती, इसको हमेशा कोई दूसरी फोर्स पैदा करती है। सेंटीमीटर फोर्स खुद क्रिएट नहीं होती, इसको हमेशा कोई दूसरी फोर्स पैदा करती है। सेंटीमीटर फोर्स खुद क्रिएट नहीं होती, इसको हमेशा कोई दूसरी फोर्स पैदा करती है। सेंटीमीटर फोर्स इज नॉट सेल्फ क्रिएटेड। सेंटीमीटर फोर्स सेल्फ क्रिएट नहीं होती, ये आपके पास खुद क्रिएट नहीं होती, इसको हमेशा कोई दूसरी फोर्स पैदा करती है। कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो सेंटीमीटर फोर्स पैदा करती हैं? सबसे पहले आती है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक तो बता रहा हूं। उसके बाद आती है टेंशन की फोर्स, उसके बाद आती है आपके पास फ्रिक्शन फोर्स। तीन फोर्सेस फिलहाल समझ लें जो सेंटीमीटर फोर्स क्रिएट करती हैं। कौन कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। ये तीनों फोर्सेस सेंटीमीटर फोर्स क्रिएट करती है। अब कैसे क्रिएट करती है जुमला सुनिए। आपको इस बात का अच्छे से अंदाजा है कि हमारी कायनात में एक निजाम चल रहा है, और हमारी कायनात में निजाम ये चल रहा है कि यहाँ पे बीच में मौजूद है सन, ठीक है, और यहाँ पे मौजूद है अर्थ या जितने प्लैनेट्स हैं वो। फिलहाल मुझे प्लैनेट से कोई काम नहीं, मुझे काम अर्थ से है। तो यहाँ मौजूद है सन और यहाँ मौजूद है अर्थ। तो यहाँ पे मौजूद है सन और यहाँ पे मौजूद है क्या, अर्थ। तो आपके पास ये अर्थ जो है ये ऐसे इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। अगर मैं आपसे बोलूं क्या सन का मास है तो आप बोलेंगे जी है। अगर मैं बोलूं क्या अर्थ का मास है आप बोलेंगे जी है। और कल मैंने पढ़ाया था मास मास के बीच में होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन दोनों के बीच में सन और अर्थ इन दोनों के मासेस हैं, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। सन का भी मास है, अर्थ का भी मास है, दोनों के बीच में पाई जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशन फोर्स क्या कर रही है? ये ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ को ऐसे ले जा रही है, ऐसे ले जा रही है, ऐसे ले जा रही है, या गोल गोल घुमा रही है। ये ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ को गोल गोल घुमा रही है। तो इसका मतलब ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ पे हमें प्रोवाइड करती है कौन सी फोर्स? सेंटीमीटर फोर्स। क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स हमें इसको घुमाने में मदद कर रही है, तो ग्रेविटेशन फोर्स इज प्रोड्यूसिंग और इज प्रोवाइडिंग सेंटीमीटर फोर्स। इसको जितनी सेंटीमीटर फोर्स घूमने के लिए चाहिए ग्रेविटेशन फोर्स उतनी प्रोवाइड करेगी। जितना ग्रेविटेशन फोर्स होगी वो घुमाने के लिए उतनी ही सेंटीमीटर फोर्स प्रोड्यूस करेगी।
इसी तरह जब एक गाड़ी एक राउंड अबाउट के अराउंड टर्न लेती है तो गाड़ी का टायर और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन पाई जाती है, तो उसको मुड़ने के लिए फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है कौन सी फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। जब एक धागे से एक ऑब्जेक्ट को लटकाया जाता है तो धागे से आप जब किसी ऑब्जेक्ट को लटका देते हैं तो उसमें टेंशन प्रोड्यूस होती है, जब वो घूमेगा गोल गोल तो वहां टेंशन की फोर्स प्रोवाइड करेगी कौन सी फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स खुद क्रिएट नहीं होती, इसको हमेशा कोई दूसरी फोर्स क्रिएट करती है। ग्रेविटेशन फोर्स क्रिएट सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे करती है मैंने बता दिया। ये भी मास दोनों मास के बीच में कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स क्या कर रही है? जो अर्थ है उसको ऐसे लेके जा रही है, ऐसे लेके जा रही है, ऊपर नीचे कर रही है, गोल गोल घुमा रही है। तो ग्रेविटेशन फोर्स इस अर्थ को गोल गोल घुमा रही है। तो इसका मतलब ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही कौन सी फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सारा बैकग्राउंड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारा बैकग्राउंड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इस टॉपिक को आसानी शुरू कर सकता हूँ। बाज़ जितनी मेहनत की जा रही होती है कुछ लोग उसको डिजर्व नहीं करते, क्योंकि उनकी सोच और जो उनकी हरकतें हैं वो वैसी गंदी की है और डरी। ठीक है, इंसान को हर दौर में एक ठोकर लगना जरूरी होता है, और कभी कभार वो ठोकर ऐसी होती है कि हमारे चारों तरफ रोशन हो जाता है। ठीक है, और जब चारों तरफ रोशन हो जाते हैं तो फिर हाथ में कुछ नहीं है, सब चीज हाथ से निकल जाती है। मास ऑफ सन हम डिस्कस करते जा रहे हैं। मास ऑफ सन इज एन एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की अगर एप्लीकेशन है, इसका मतलब यहाँ पे मुझे एक सन चाहिए होगा और सन के साथ एक और चीज चाहिए होगी, और सन के साथ एक और चीज चाहिए होगी, क्योंकि लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन अप्लाई करने के लिए हमें कितने मासेस चाहिए होते हैं? 2। तो मेरे पास ये मौजूद है सन, और ये मेरे पास मौजूद है अर्थ। ये सन मौजूद है मेरे पास और ये मौजूद है अर्थ, और सन का मास है ms, मैं लिख रहा हूं कैपिटल MS, और अर्थ का मास है me। सन का मास है ms और अर्थ का मास है me, और ये अर्थ इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो मैंने एक आर्क बना दिया खाली आर्क। ये आर्क का मतलब है इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। साइंटिस्ट ने हमें एक अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बताया है सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर का, और उसको हमने नाम दिया है कैपिटल R। कैपिटल R वो डिस्टेंस है जो सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस है, और सन के सेंटर से लेकर अर्थ के सेंटर का डिस्टेंस, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है 1.49 एक्सपोनेंट 11 मीटर्स। 1.49 एक्सपोनेंट 11 मीटर्स। ये 1.49 एक्सपोनेंट 11 मीटर्स क्या है? This is the distance from the center of the earth to the center of the sun. अर्थ के सेंटर से और आपके पास कहाँ के सेंटर तक? सन के सेंटर तक का डिस्टेंस आपके पास कितना है? r। ठीक है, ओके। अब मेरा आपसे कोई सवाल होगा, मैं सवाल पूछूंगा आपके पास उन्हीं बच्चों से जो मुझे लगता है कि मुझे आंसर दे पाएंगे। मलाइका बेटा जरा अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मलाइका, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए भाई, शायद इनको मेरी आवाज नहीं आ रही है। अब्दुल्ला यासीन जरा अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला मुझे बताइए, क्या आपके पास अर्थ का मास है? जी सर मौजूद है। गुड। और सन का मास है? जी सर। मास मास के बीच में कौन सी फोर्स होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। गुड, म्यूट कर ले। दोनों मासेस हैं, दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स होगी, तो सबसे पहले मैं इनके बीच की ग्रेविटेशन फोर्स निकालूंगा। तो मैंने लिखा द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ विल बी
मुझे इन दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है, तो मैंने लिखा था ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ विल बी, उसके लिए फॉर्मूला बनेगा F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो मेरे पास इन दोनों के बीच की जो ग्रेविटेशन फोर्स थी वो बनी मेरे पास F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये वो फॉर्मूला है जिसके जरिए हम बाआसानी ग्रेविटेशन फोर्स मालूम कर सकते हैं किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में। अब एक मास कौन सा है सन का और एक मास कौन सा है अर्थ का, तो इसका मतलब एक मास की जगह पे आ जाएगा ms और एक मास की जगह पे आ जाएगा me। तो m1 की जगह पे मैंने लिख दिया ms, m2 की जगह मैंने लिख दिया me और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है r। तो अगर नीचे r के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी r के ऊपर स्क्वायर आ गया। तो मुझे आपके पास इन दोनों के बीच में पाई जाने वाली ग्रेविटेशन फोर्स मिल गई और इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स पाई जा रही है वो बराबर है F इक्वल टू G ms me अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, चलिए भाई अब मैं आता हूँ यहाँ पे किसी और से, और अब देखना है किसने मेरी बात को गौर से सुना था। अलिशबा कोमल म्यूट कीजिए बेटा अपने आप को। अलिशबा कोमल, आप अगर आंसर नहीं करेंगे तो आई हेल्प यू आउट। ओके सर। वालेकुम सलाम। अलिशबा मुझे एक बात बताइए, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? पहले तो ये बताएं। अलिशबा एम आई? जी सर आ रही है। आप मुझे एक बात बताइए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी स्क्रीन देखती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस अर्थ को ऐसे कर रही है या गोल गोल घुमा रही है? सर गोल घुमा रही है। गोल घुमा रही है, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हमें यहाँ पे कौन सी फोर्स प्रोवाइड करेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। जब आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स इसको गोल घुमा रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रही है? किसको पता है इसका आंसर? अभी बताया था मैंने। जब ग्रेविटेशनल फोर्स इसको गोल घुमा रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स। गुड, वो इसको प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए द ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। The gravitational force provides necessary centripetal force. Gravitational force हमें यहाँ पे necessary centripetal force provide कर रही है। Just let the lecture till here. इसको हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी इंशाअल्लाह ताला मैं इसको नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल की क्लास में कंटिन्यू करूँगा। यहाँ तक इसको छोड़ दीजिएगा, थोड़े से स्टेप्स हैं और उसके बाद फिर हम मास ऑफ सन तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू।